सर, जय भीम, जय मूल निवासी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एमएनटी न्यूज नेटवर्क का। ये सर, जो आउटसोर्सिंग है ये अपने आप में जो शब्द है क्लियर कर रहा है। आउट मैंने बाहर जैसे, और सोर्स मतलब कि दूसरी जगह से हम लोगों की अपॉइंटमेंट करते हैं किसी काम के लिए। जैसे एक हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, उसमें आजकल आपने देखा होगा प्राइवेट सिक्योरिटी रहती है। पहले वो सरकारी सिक्योरिटी रहती थी, उसमें सुरक्षा के लिए जो बंदोबस्त था, जो भी उसमें काम करने वाले लोग थे, जो बंदे लगते थे, वो उनकी अपॉइंटमेंट सरकार द्वारा होती थी। लेकिन आजकल जो हॉस्पिटल सरकारी है, लेकिन सिक्योरिटी उसकी प्राइवेट है। जैसे हॉस्पिटल सरकारी है, स्वीपर उसके प्राइवेट हैं। वो प्राइवेट जो स्वीपर हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी से वो कर लेते हैं। सरकार कर लेती कि इस हॉस्पिटल में 200 स्वीपर चाहिए। वो 200 स्वीपर वाला वो सरकार का अपना नुमाइंदा होता है, सरकार की जो दलाली करने में ज्यादा मशगूल होता है, वो ठेका उसी को दिया जाता है। वो ठेकेदार फिर वो क्या नाम है, जो सरकार के नॉर्म है उसके मुताबिक भी उन लोगों को वो मजदूरी नहीं देता। तो ये एक तरह का उनका एग्रीमेंट है वो सरकार के साथ। लेकिन इस एग्रीमेंट के तहत जो मजदूर लगाए जाते हैं, उनका कोई एग्रीमेंट नहीं होता। वो बिना एग्रीमेंट के ही रख लेते हैं, कुछ जगह एग्रीमेंट करके भी रखते हैं। तो इसका सबसे जो ये इस तरह का जो ये प्रक्रिया है, और इसमें सरकार बच जाती है। और इसमें आप जैसे निजी क्षेत्र को भी अगर आप देखें, जैसे रिलायंस है, टाटा है, ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो अपने पेरोल पर नहीं रखना चाहती। मतलब उनकी वो अपनी जो साख है, जैसे रिलायंस ने सिक्योरिटी का बाहर से बंदोबस्त कर लिया, रिलायंस के नाम पे नहीं किया। अगर उसमें कोई गड़बड़ होती है तो वो कहेंगे कि ये हमारी कंपनी का नहीं था, ये हमारा आदमी नहीं था, ये तो बाहर से थी, वो फलानी कंपनी थी। वो उनके ही बंदे होते हैं और उनको इस तरीके से रख लेते हैं। और इसमें कई चीजें होती हैं। इसमें जैसे उनकी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, उनको सैलरी कम मिलती है। और यहां तक भी देखा गया है, जैसे हरियाणा में एक बार कंप्यूटर टीचर, उनको सरकार 18,000 पे कर रही थी। लेकिन आगे जो कंप्यूटर टीचर थे वो 14,000, 11,000, 12,000 में भी रखे हुए थे। तो इस तरीके के जो ये जो है ये सरकार के साथ एग्रीमेंट करती है। तो आज एयरटेल है, टाटा है, रिलायंस, ऐसी कंपनियां भी अपने मतलब के समझौते करके दूसरे लोगों को वहां लगा रही हैं दूसरे कामों के लिए। और वो अपने मतलब जो जोखिम होता है उससे बचना चाहती हैं। और इसमें मजदूरों का शोषण हो रहा है, क्योंकि नोरम जो है, उनको जो भी न्यूनतम मानदेय होता है, ऑनरेरियम जो होता है सरकार की तरफ से निर्धारित, वो भी उनको पूरा नहीं दिया जाता। वो उसमें एक भीड़ जाती है कि मुझे इसमें काम के लिए लगाओ, मुझे इस काम के लिए लगाओ। और कई बार वहां स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर का भी ध्यान नहीं रखा जाता, जिससे मतलब समाज को भी और देश को भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ये एक तरह से जो प्राइवेट कंपनियां हैं, ये कुछ विशेष लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के उद्देश्य से ये किया गया है। और इसका कुछ जगह फायदे हो सकते हैं, लेकिन ये दूसरे देशों में वहां कुछ अच्छे लोग होंगे। लेकिन जो भारत में जो प्रक्रिया है, जो यहाँ पर जो पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद का जो गठजोड़ है, जिस पर बाबा साहब ने अपना व्याख्यान दिया था पंजाब में उस समय में, वही जो गठजोड़ है आज बहुत बड़ा शोषण का हथियार बन गया है। और उन्हीं गठजोड़ का ये जो परिणाम है, ना इसमें कोई ईमानदारी रखते और ना इसको ठीक तरीके से लागू करते। और जो सरकार की पॉलिसी होती है जो भी ऑनरेरियम की, वो भी ठीक तरीके से इसमें लागू नहीं होती। तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हमें लग रहा है। अगर आपको जी इसको जी जी, विस्तार हाँ। से अगर आप देखें, जी सर। जब भारत अभी, हाँ, हमारे साथी बता रहे थे कि भारत का संविधान इस बात की बात करता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा। प्रशांत जी ने अभी बताया, ये भारत के संविधान के मुताबिक सरकार की ड्यूटी है। और सरकार इस ड्यूटी से बचना चाहती है। और सरकार ही नहीं, मैं जो बता रहा था आपको कि एयरटेल, टाटा, जो ऐसी ऐसी बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस, ये कंपनियां भी बाहर से सोर्स के रास्ते ढूंढ रही हैं। क्यों ढूंढ रही हैं? वो इसलिए, मैं उदाहरण के तौर पर अभी हरियाणा में सरकारी स्कूल का बताता हूँ आपको। उन सरकारी स्कूलों में स्वीपर नहीं है। वहां पर एक एमपीडब्ल्यू की भर्ती की, मल्टीपर्पज वर्कर,
अब वो वर्कर एक कंपनी उसको लगाती है और वो उस कंपनी उसको कितना भी दे वहां से, मतलब कि सरकार से कितना लेती है उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। और वो जो अगर वहां पर परमानेंट जो स्थायी अगर स्वीपर भर्ती किए जाते या पीएन भर्ती किए जाते या चौकीदार भर्ती किए जाते, तो उनको सरकारी नॉर्म के मुताबिक उनको वेतन देना पड़ता, उनको ग्रेड पे देना पड़ता। लेकिन अब वो बाहर से जो कंपनी से एग्रीमेंट किया, वो कोई 11,000 दे रहा, कोई 12,000 रुपए दे रहा है। और ऐसी कंपनियां भी हैं कि वो जो मजदूर है उससे दो दो तीन तीन महीने का वेतन पहले ले लेते हैं कि आपको एक साल के लिए लगाएंगे, उनको रिश्वत भी देनी पड़ती है इसके लिए। और आप ये सोचिए 12-13 हजार रुपए में आज क्या होता है, मजदूर कैसे उसमें गुजारा करेगा। आज अगर आप देखें मटर जो है, मटर का जो सब्जी बनाते हैं वो 200 रुपए किलो है, आलू 50 रुपए किलो बिक रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा। इसके पीछे निश्चित रूप से हमें भारत के संविधान की भावना के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ये सरकार की ड्यूटी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा। अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने, आपने पता कि समान काम समान वेतन का निर्णय दिया। अब अगर हम इसको देखते हैं, संविधान को देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कहता समान काम समान वेतन। लेकिन आप जब सरकारी एक जैसे ड्राइवर है, अब उत्तर प्रदेश में लगभग 50,000 जो वहां पर ड्राइवर रखे गए हैं, वो ऐसे ही मतलब आउटसोर्सिंग के आधार पर रखे गए हैं। अब उसमें क्या है, अगर वो एक्सीडेंट हो गया या बिजली के विभाग में आजकल आउटसोर्सिंग के तहत सभी राज्यों में रखे गए होंगे, अगर वो खंबे पे चढ़ रहा, तार लगा रहा बिजली की, और वो बाई चांस उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो उसको ना कंपनी कुछ देती ना सरकार कुछ देती है, पल्ला झाड़ लेती। सरकार कहती कि ये तो कंपनी का था और कंपनी कहती कि हमारा कोई एग्रीमेंट ही नहीं था, हमने उसकी वो हमारे काम पर नहीं आता। तो इस तरह का जो ये मजदूर का शोषण हो रहा है, और कई कंपनियां उन मजदूरों से दो दो तीन तीन महीने की रिश्वत ले लेती हैं, जो सैलरी है उनकी, जैसे मान ले 12,000, 15,000 या 20,000 जो भी सैलरी, उनको बाद में पता नहीं 6 महीने रखेंगे नहीं रखेंगे। इससे जो है, जो हमारा जो मजदूर भाई है, कर्मचारी जो भाई है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है इसमें, उसको सैलरी कम मिलती है और जब चाहे उसको निकाल सकते हैं, मतलब उसका शोषण हो रहा मजदूरी का। और यहाँ पर जो कई जगह जो SC ST OBC के जो अच्छी जगह है, वहां कई जगह रिजर्वेशन भी लागू नहीं है। इसमें कई तरह के, इस तरह के आप देखेंगे कई तरह का नुकसान है इसमें, और ये अच्छा नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब कह रहा कि समान काम समान वेतन, तो देश की सरकारों को ये मंथन करना चाहिए। जब एक सरकारी ड्राइवर है वो अगर 50,000 ले रहा, 60,000 ले रहा है, तो जो प्राइवेट ड्राइवर है उसको 5,000 दे रहे हैं, 10,000 रुपए दे रहे हैं। और जो बताया हमारे साथियों ने कि कितनी मानसिक पीड़ा होती होगी उस आदमी को, और उसके दूसरे नुकसान भी होते हैं। इसके दूसरे नुकसान हमने देखे हैं, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर हैं, जो गेस्ट टीचर हैं और परमानेंट टीचर हैं, उनका आपस में झगड़ा रहता, क्योंकि गेस्ट टीचर को सैलरी कम मिलती, पहले और कम मिलती थी। उनके दिमाग में रहता कि मैं भी काम कराता हूँ, ये भी काम कराता, इसको इतनी सैलरी मिलती, मुझे कम क्यों मिलती है। तो जो मानसिक जो कुंठा है वो उससे घर्षित हो जाते हैं आदमी। तो इसलिए ये देश के विकास के लिए भी घातक है, हमारे संविधान के लिए भी ठीक नहीं है, संविधान की जो मूल भावना के मुताबिक। और जो सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया कि समान काम समान वेतन, वही काम जब इतने पैसे में हो रहा था, उसमें उसको टीए मिलता था, डीए मिलता था, जो भी HRA मिलता था, मेडिकल अलाउंस मिलता था, ये सारी जो सुविधाएं हैं ये सोच समझ के डिसाइड की होंगी। जैसे 10 साल के बाद वेतनमान में बढ़ोतरी की जाती है, तो ये जो पहले लोगों ने इसको सोच समझ के डिसाइड किया होगा। तो इस पर जो है सरकारों को आज मंथन करना चाहिए, और सरकारें अगर मंथन नहीं करती हैं तो इसके लिए मजदूर, कर्मचारी, जो भी छात्र, नौजवान, जो सबको एक जगह आज इकट्ठा होकर के इस दिशा में सरकार के खिलाफ विद्रोह करना चाहिए। सरकार से पूछना चाहिए कि भारत के संविधान के मुताबिक काम क्यों नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसके मुताबिक काम क्यों नहीं कर रहे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वयं इसका संज्ञान लेना चाहिए कि उन्होंने जो समान काम समान वेतन का जो निर्णय दिया, उसके मुताबिक जो है आउटसोर्सिंग जो पॉलिसी है वो घातक है, वो उस निर्णय का उल्लंघन करती है, वो उस निर्णय के खिलाफ है। तो स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, माननीय न्यायाधीशों को भी इस दिशा में
सोचना चाहिए और इस पर समान जो है काम समान वेतन का फार्मूला सबके लिए लागू करना चाहिए। जैसे एक टीचर अगर 80,000 ले रहा है तो एक कॉन्ट्रैक्ट पे या एक आउटसोर्सिंग का जो टीचर है वो 10,000 रुपए ले रहा है, तो ये न्याय संगत बात नहीं है। इस पर सरकार, सुप्रीम कोर्ट और जो भी संवैधानिक इस टाइप की संस्थाएं हैं उनको कोई अपना निर्णय इस पर लेना चाहिए। कुमार संजय जी ने बिल्कुल आपके सामने वो बातचीत रख दी कि इस देश में जो सरकारें रही हैं वो सरकारें यहाँ के जो किसान मजदूर जो लोग हैं, यहाँ के मूल निवासी जो लोग हैं, यहाँ की जो मेहनत कश जनता है, उस जनता की वो सरकारें नहीं रही। हालांकि वो सरकारें इस जनता द्वारा चुनी गई, लेकिन यहाँ पर यहाँ की जो मेहनत कश जनता है उसको भ्रम में डाल करके, उसको अज्ञानी बना करके, उसे अखबार टीवी के माध्यम से या उनके अंदर ऐसा दुष्प्रचार पैदा करके कि गलत चीजें सही तरीके से पेश कर दी गई और जो सही चीजें थी वो सही तरीके से पेश नहीं की गई। इस कारण से जो इस देश में जो सरकारें रही और सरकारों में भी यहाँ पर जो जातिवादी सिस्टम है उसके मुताबिक जो सवर्ण जो लोग हैं ज्यादातर, जिसमें ब्राह्मण टाइप के ब्राह्मण जो जाति है या और उसके नजदीक की जो जातियां हैं, उन्होंने अपनी मानसिकता के मुताबिक उसने इस देश के संविधान के अनुसार न्याय करने की बात नहीं सोची, बल्कि उल्टा ये सोचा कि ये जो कमजोर तबके के लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, कि इनका शोषण कैसे किया जाए, इनको कैसे मतलब दास बना के रखा जाए। और उल्टा उससे देश का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर ये लोग विकसित होते तो देश का विकास होता, लेकिन उन लोगों ने कभी देश के विकास की नहीं सोची। इससे ये सिद्ध होता है कि वो लोग इस देश के नहीं हैं, वो इस देश के साथ न्याय नहीं कर सकते, वो इस देश के लोगों के साथ न्याय नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी लोग हैं, जो मेहनत कश जनता है यहाँ की, जो मजदूरी करने वाली है या किसान है, उन लोगों को आज एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है। और क्यों आने की जरूरत है, आपने देख लिया, जैसे समान काम समान वेतन की बात थी, तो समान काम समान वेतन सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है, भारत का संविधान इसकी तरफदारी करता है। जब भारत का संविधान इसकी तरफदारी करता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये निर्णय दिया कि समान काम समान वेतन होना चाहिए, तो ये क्या मतलब कि इस देश की सत्ता में जो लोग रहे, क्या उनकी ड्यूटी नहीं है कि वो देखें सरकार के कहाँ कहाँ पर के इस तरह का काम हो रहा है, कहाँ लोगों को न्याय नहीं मिल रहा और लोगों को समान काम समान वेतन का उल्लंघन कहाँ हो रहा है। और क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, क्या निर्णय देकर के बैठ जाना चाहिए, उसे भी कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए थी कि ये देखना चाहिए कि समान काम समान वेतन का उल्लंघन और कहाँ हो रहा है। तो ये सरकार की संविधान के साथ जो भी ऐसी संस्थाएं हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं, या यहाँ का जो मीडिया है वो तो है नहीं किसी काम का, जैसे श्रम कानून जो खत्म किए गए, 4 संहिताएं बना दी गई, उसमें सामाजिक सुरक्षा अधिनियम था 2008, वो एक सुरक्षा की गारंटी देता था। आप जैसे एक फैक्ट्री है, उसमें भयंकर केमिकल बनता है, उसमें आदमी बीमार हो जाता है, कैंसर हो जाता है, टीबी हो जाती है, उसकी क्या सुरक्षा, उसकी सुरक्षा के कुछ बंदोबस्त होने चाहिए। लेकिन इस तरह की बंदोबस्त उसकी इस मौजूदा सरकार ने भी और भी भयंकर मामला कर दिया है। इस सरकार ने तो ऐसा कर दिया कि जहां पर पहले जो 10 लोग जहां पर बिजली से काम होता था, 10 लोग काम करते थे, उसको फैक्ट्री माना जाता था, लेकिन अब उसको फैक्ट्री नहीं माना जाएगा। अब जहां पर 20 लोग काम कर रहे हैं, जहां इलेक्ट्रिसिटी से काम हो रहा है, तो उसको फैक्ट्री माना जाएगा। पहले जहां 20 लोग काम करते थे, जहां बिजली नहीं थी, बिना बिजली के भी काम किया जाता था, उसको फैक्ट्री माना जाता था। अब इन लोगों ने उसको खत्म कर दिया। पहले क्या नाम है 3 पारी होती थी, जैसे 8-8 घंटे की, अब इन लोगों ने उसको खत्म कर दिया। पहले महिला जो है वो क्या नाम है रात में काम नहीं कर सकती थी, अब वो रात में काम करेगी और आउटसोर्सिंग के तहत जब काम करेगी तो आप देखिए उसका क्या शोषण नहीं होगा। जहां जो पुरुष है आदमी उसका शोषण होगा तो महिला का क्या क्या शोषण नहीं होगा। ये निश्चित रूप से इस देश की जनता के साथ षड्यंत्र है और देश की जनता को हाथ पर हाथ धरे रहकर नहीं बैठना चाहिए, उसे सोचना चाहिए कि ऐसी पॉलिसी क्यों लाई जा रही है और ऐसी पॉलिसी कब तक लाई जाएंगी। उस जनता को आगे आना चाहिए और इसका मुकाबला करना चाहिए। एक बड़े विद्रोह की जरूरत आज है और उसके लिए तमाम जो किसान मजदूर छात्र नौजवान, अभी आपने देखा श्रम कानून मजदूरों के विरोध में बनाए गए,
कृषि वाले जो कानून है वो मजदूरों के भी विरोध में है और किसानों के भी विरोध में है। हम चाहते कि अगर किसान कृषि संबंधित कानून अगर लाए जा रहे थे तो पहले वो चर्चा की जाती कि कृषि संबंधित कानूनों पर हमारे महापुरुषों का क्या सोचना था, वर्तमान में क्या उनका सोचना सही है। अगर उनका वो सोचना सही था तो वो पॉलिसी लागू की जा सकती थी, उस पर जनता की राय ली जा सकती थी। लेकिन आप देखिए अब कितनी छूट दे दी है। आप क्या नाम है, पहले क्राइटेरिया था कि आप इससे ज्यादा आलू इकट्ठा नहीं रख सकते, इससे ज्यादा आप ये नहीं रख सकते, लेकिन अब खुली छूट दे दी है, उनको कितना मनमर्जी का करें, आयात निर्यात करें, उनको बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही जो श्रम कानून थे 44 लगभग उनको श्रम कानूनों के तौर पर गिनती थी, उनको कई जगह 28 भी लोग बोल देते हैं, लेकिन उनको 44 जो श्रम कानून खत्म कर दिए गए। इनका सीधे तौर पर जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी है, उनके जो झंडा बरदार हैं, जो उसके ठेकेदार हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए ऐसी पॉलिसी बनाई। और इस पॉलिसी में उनको बहुत जगह आज रिकॉर्ड रखने की भी जरूरत नहीं है। पहले एक फैक्ट्री में रिकॉर्ड रखना पड़ता था, कितने मजदूर हैं, उनका पीएफ कटवाना पड़ता था। लेकिन ये ऐसी पॉलिसी अगर लागू होगी तो उसका पीएफ कहाँ है, उसकी छुट्टी कहाँ है, उसका कितना कैजुअल लीव मिलेगा, उसका ईएल कितना मिलेगा, उसका कोई लेखा जोखा नहीं। इन सबसे बचना चाहती है। 2 महीने किसी को रखेंगे, 3 महीने किसी को रखेंगे, इससे मजदूरों का बड़े पैमाने पर शोषण होगा। और इसकी जो है, इसके खिलाफ हमें पूरे देश के जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं उनको सोचना चाहिए, तमाम बुद्धिजीवी लोगों को। अगर ऐसी पॉलिसी बढ़ती रही तो ये लोग क्या करेंगे, या तो बीमारियों से मरेंगे या फिर अपराध की तरफ बढ़ेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे। फिर वो क्या नाम है, जो आदमी आज बड़ी बड़ी कोठियों में रहना चाहते हैं, क्या वो सुरक्षित रह पाएंगे। उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये अगर असमान इस तरह की पॉलिसी होंगी और मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर इस तरह का भेदभाव बढ़ेगा तो इसके दुष्परिणाम ज्यादा होंगे। और मुझे लगता है कि जो जो 4 संहिताएं बनाई गई हैं जो श्रम कानूनों को तोड़ करके, वो संविधान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं। और उन्हीं में ये जो आउटसोर्सिंग, अभी पहले जो इंस्पेक्टर होता था अब उसकी उपयोगिता खत्म कर दी गई है। जो लेबर इंस्पेक्टर होता था अब वो जाकर के सीधा फैक्ट्री में एंट्री नहीं कर सकता। बहुत सारे अब ऐसे कानून बनाए गए हैं जिसमें बहुत बड़ा नुकसान जो है मजदूर का होगा। मतलब वो ऐसे कानून कर्मचारी पर भी लागू होंगे। 8-8 घंटे के लिए कितना संघर्ष किया बाबा साहब ने, और हमारे मजदूर नेताओं ने संघर्ष किया, लेकिन अब उन लोगों ने चेंज करके उसको 12-12 घंटे कर दिया। तो कितने बड़े पैमाने पर, और इनकी पॉलिसी से बहुत बड़े पैमाने पर कोरोना में बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हुई, छोटी छोटी फैक्ट्रियां बंद हुई, करोड़ों लोग बेरोजगार हुए। और अब ये पॉलिसी ला करके ये कुछ लोगों को बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं। और उनके वो अगर एक आदमी किसी फैक्ट्री में काम करते समय अगर वो मर जाता है, वहां पर जैसे मैं बता रहा था बिजली का ही काम करते अगर मर जाता है तो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसके बच्चों की कोई सुरक्षा नहीं है। तो ऐसी, ये संविधान का अनादर है, संविधान के विरोध में है, क्योंकि संविधान के मुताबिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की ड्यूटी वो सरकार की है। कुछ लोग कहते हैं सरकार कहां से लाएगी। सरकार हमसे टैक्स लेती है, हम हर चीज पर टैक्स देते हैं, चाहे साबुन लगाते हैं, चाहे तेल खरीदते हैं, चाहे कोई और चीज खरीदते हैं, हर चीज पे हम टैक्स देते हैं। बस में भी जाते हैं तो उसमें किराया देते हैं, ट्रेन में किराया देते हैं, टैक्स देते हैं उसमें। ये सारे उसके साथ टैक्स लगे हुए हैं। अगर सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा हमें नहीं दे सकती, मुहैया नहीं करा सकती, इस चीज का बंदोबस्त नहीं कर सकती, तो फिर ऐसी सरकार की हमें कोई जरूरत नहीं। ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का भी अधिकार नहीं है जो लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा की का बंदोबस्त ना कर सके। तो इसलिए मैं पूरे देश की जनता से निवेदन करूंगा कि जो मौजूदा सरकार है या पूर्व की जो सरकार है वो संविधान विरोधी रही है, जनता विरोधी रही है। इसलिए देश की तमाम मेहनत कश जनता को अपने छोटे छोटे मन मुटाव है बुला करके एक जगह आना चाहिए, और जो भी संविधान विरोधी, जनता विरोधी जो काम किए जा रहे हैं उनके खिलाफ एक बड़े पैमाने पर विद्रोह करना चाहिए। अभी तो सरकार ने एक और बिजली का कानून बनाया है। बिजली का ऐसा कानून है कि अगर आदमी जो भैंस अगर रखता है घर में, उसे उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, दूध बेचने का भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। और जो बिजली उसमें घर में लगाएगा उसके लिए भी अलग प्रोविजन है, उसपे उसके ज्यादा चार्ज देने होंगे अगर 2 भैंस रखता है। इस तरह के बहुत सारे बदलाव आए हैं जी जो जी। मौजूदा सरकार लेकर के आई है, वो लोगों के सामने आएंगे धीरे धीरे। जो अभी कुमार संजय जी ने जो बातचीत की कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो श्रमिक संगठन हैं
उनमें हमारे जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए, चाहे जो भी आज सीटू है, इंटक है, एटक है, उन लोगों में जो नेतृत्व है वो बहुजन समाज के लोगों का नेतृत्व नहीं रहा। तो उनको आज ये चिंतन करने की जरूरत है कि इतने बड़े-बड़े संगठन, इतनी लाखों की मेंबरशिप होते हुए आज श्रमिकों के खिलाफ योजनाएं बनाएगी, श्रमिकों के खिलाफ कानून बनाए गए, श्रमिकों के हित में जो कानून थे, जो उनको लाभ देते थे, वो खत्म कर दिए गए। पहली बात तो वो कानून, बहुत सारे कानून बनाए नहीं गए, जो कानून बनाए गए वो लागू नहीं किए गए, उनके मुताबिक श्रमिकों को लाभ नहीं मिला, और जो बनाए भी गए जो कानून के लिए वो खत्म कर दिए गए। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो श्रमिक संगठन थे, इन श्रमिक संगठनों पर ब्राह्मणवादी लोगों का नेतृत्व था, और ये ब्राह्मणवादी लोग हमारे अपने लोगों को भी गुमराह करते रहे, क्योंकि ये सारे लोग अगर आप देखेंगे ज्यादातर उसमें सीटू, इंटक, एटक, भारतीय मजदूर संघ, जो ऐसे संगठन थे, उन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर से दूर रखा हमारे लोगों को। अगर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा होता, भारतीय संविधान को पढ़ा होता और भारतीय संविधान को लागू कराने के लिए आंदोलन किया होता, तो आज जो मौजूदा सरकार है, जो श्रमिकों के खिलाफ जो कानून लेकर के आई है, वो कानून नहीं बना सकती। तो निश्चित रूप से ये इन संगठनों की नालायकी है, निकम्मापन है, और इनके साथ हमारा भी निकम्मापन है, जो इन संगठनों के हम सदस्य बनते रहे, इन संगठनों को हम चंदा देते रहे, इन संगठनों में हम ने अपनी भागीदारी देकर के नेतृत्व की अक्षमता डेवलप नहीं की। तो आज मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ है जो, उसके माध्यम से हमारे जो श्रमिक संगठन है उनको जुड़ना चाहिए। सभी डिपार्टमेंट में अपनी अपनी जो उन्हें एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन, जो भी कर्मचारी संघ निर्माण करने चाहिए, और उनका जो है जुड़ाव जो है मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ से करना चाहिए, और उसके माध्यम से पूरे देश में एक जो है आंदोलन खड़ा करना चाहिए कि संविधान के मुताबिक ही तुम लोग कानून बना सकते हो, संविधान से बाहर जाकर के तुम कानून नहीं बना सकते, संविधान के विरोध में कानून नहीं बना सकते, संविधान की मूल भावना के विरोध में कानून नहीं बना सकते। जो कानून बनाए गए हैं हम उनके खिलाफ विद्रोह करेंगे, इनको लागू नहीं होने देंगे। इसके खिलाफ पूरे देश की जनता को जागरूक करना चाहिए, और तमाम जो साथी है SC ST OBC के लोग, और SC ST OBC के अलावा भी जिनको ब्राह्मणों ने दुत्कारा, ऐसे जो ऐसी जातियों के लोग, उनको आज सोचना चाहिए कि इस देश पर ब्राह्मणवादी नेतृत्व के क्या दुष्परिणाम रहे हैं। आज उसको नकार करके मूल निवासी बहुजन नेतृत्व विकसित करना पड़ेगा, और मूल निवासी बहुजन नेतृत्व में भी हमें लोकतांत्रिक पद्धति और संस्थागत नेतृत्व पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्तिवाद सुप्रीमोवाद है, उसके अंदर कमी कमजोरी आ सकती है, और वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, वो बेईमान भी हो सकता है। अगर वो बुरा हो गया, बेईमान हो गया, तो वो हम कहाँ चले जाएंगे, ये हमें सोचने की जरूरत है। इसलिए लोकतांत्रिक पद्धति और संस्थागत नेतृत्व जो है, ये एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है, लगातार प्रशिक्षण से, लगातार ट्रेनिंग के बाद ये आएगा। तो ये हमें ज्यादा से ज्यादा हमारे साथियों को प्रशिक्षित करना है, और भारतीय संविधान के मुताबिक जो है गांव-गांव जाकर के PSA कमेटी हमने निर्माण करनी है, और ये पीपल सोशल एक्शन कमेटी हर फैक्ट्री में भी हमें निर्माण करनी पड़ेगी, हर डिपार्टमेंट में भी निर्माण करनी पड़ेगी कि यहाँ पर संविधान के मुताबिक पॉलिसी बन रही है या नहीं बन रही है, संविधान के मुताबिक काम बन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसलिए ये हर जगह, हर स्तर पर हमें यहाँ पर इसकी पीपल सोशल एक्शन कमेटियां गठित करनी पड़ेंगी, और पूरी जनता को ये पीपल सोशल एक्शन के लिए तैयार करना पड़ेगा, सामाजिक लोक कार्रवाई के लिए तैयार करना पड़ेगा, और सामाजिक लोक कार्रवाई के माध्यम से एक बड़ा आंदोलन देश में निर्माण करना पड़ेगा। इस देश की सत्ता पर हमें कब्जा करना पड़ेगा। इस देश के जो तमाम जो आंदोलन है, उन आंदोलनों को हमने लीड करना पड़ेगा, और वो जो आंदोलन है वो हमारे हिसाब से ही हमें निर्माण करना पड़ेगा। हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, और जो भी साथी हैं, तमाम जो कर्मचारी संगठन है SC ST OBC के जो भी, या वो दूसरे संगठनों में भी काम कर रहे हैं, उन्हें वहां पर कुछ सवाल पूछने चाहिए कि संविधान के मुताबिक आज तक तुम लोगों ने कितना आंदोलन चलाया, कितना विद्रोह किया, संविधान के पक्ष में कितनी नीतियां बनवाई, संविधान को कितना लागू करवाया। अगर उन्होंने लागू नहीं करवाया, इसका विश्लेषण करके उन ऐसे संगठनों को लात मार देनी चाहिए, और अपना अलग से जो संगठन मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ बना है, उसके साथ जुड़ करके एक
सही दिशा में बढ़ने के प्रयास करने चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जय भीम, जय मां मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।